इस वीडियो में हम लोग आज भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है 24 जुलाई को, उसके बारे में पूरी बात जानेंगे। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हमारे पीटी और मेंस के एग्जाम में आएंगे, उनको लिखने के लिए एक कैपेसिटी डेवलप करेंगे। 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। इस पर सिग्नेचर जो है वो भारत के वाणिज्य मंत्री और जो भारत की तरफ से इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो चीफ नेगोशिएटर थे, श्री पीयूष गोयल, और ब्रिटेन के ट्रेड एंड कॉमर्स मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने हस्ताक्षर किया। इस समझौते का औपचारिक नाम इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि इंडिया यूके CEAT है। अब ये आप देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब है कि इसमें जो हमारा गुड्स आएगा और सर्विसेज, ये दोनों की हम बात करेंगे। केवल गुड्स की या केवल सर्विसेज की बात नहीं करेंगे, इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव नाम दिया गया है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? वैसे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो कंसेप्ट है, पहली बार 1870 में अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में दिया था और उस समय से ये पॉपुलर हुआ। एक्चुअली जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें एक ही लक्ष्य होता है कि जो वस्तुओं का और सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, तो हमारा जो कॉस्टिंग आता है वो तो ठीक है, लेकिन हम जहाँ पर निर्यात करते हैं वो देश कम से कम आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट शुल्क, या जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो ये फेमस हुआ है टैरिफ, तो ये इस टैरिफ को न्यूनतम लेवल पर रखा जाए, जिससे कि जो एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसको फायदा हो, और जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसको भी जो सामान मिल रहा है उसका दाम इतना सस्ता हो, जेन्युइन हो, कि वो जहां से आयात किया जा रहा है उस कंट्री में मिले, या जहां आयात किया जा रहा है उस कंट्री में वो सामान मिले। बहुत कम का अंतर हो, और इतना कम का अंतर हो कि जहां इंपोर्ट किया जा रहा है वहां के लोगों को भी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़े। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाने वाले सामान पर जो टैरिफ है उसको मिनिमम रखने के लिए ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है। यह जो CETA साइन हुआ है अभी, यह जो यह अभी जो CET है, इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ है, इसकी शुरुआत, इसके बातचीत की शुरुआत आज से 18 वर्ष पहले शुरू हो गई थी, और यह 28 मई 2007 को ही प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब यह जो CETA है, जो इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ है, इसकी शुरुआत 18 वर्ष पहले 28 मई 2007 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और
ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के कार्यकाल में ये हुई थी। हालांकि इस संकल्पना को 1 फरवरी 2020 में जो ब्रेग्जिट हुआ था, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, उसी को ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो ब्रेग्जिट होने के बाद जो है इस पर तेजी काफी हुई और इस पर बातचीत करने के लिए एक माहौल बनना शुरू हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे और उन्होंने काफी इसमें कोशिश किया और वो इतना तक आश्वस्त हो गए कि उसी साल दिवाली तक जो है ये चीज हो जाएगा, यानी कि नवंबर के आसपास में हो जाएगा। हालांकि ये चीजें नहीं हो पाई। इसके लिए औपचारिक वार्ता जो है 17-18 जनवरी 2022 से हुआ। आपको याद है कि वो पीरियड कोविड के अप्स एंड डाउन्स के साथ में गुजर रहा था, इसलिए ये मीटिंग जो था ये वर्चुअल मीटिंग हुआ था। और उस समय से जो ये वार्ता शुरू हुई, आप देखिए कि 2007 से शुरू हुआ और ये 2022 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ और उसके बाद में 15वें दौर का जो वार्ता हुआ वो 6 मई 2025 को जो हुआ था, उसमें अंतिम रूप से इसकी सहमति बनी कि अब ये ड्राफ्ट जो है बन गया है। हालांकि जो सहमति पहले ही बन गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो अड़चन आ रही थी, भारत से जो प्रोफेशनल्स ब्रिटेन जाते हैं या उनके जाने के लिए एक अनुकूल माहौल और अनुकूल शर्त पर जो रजामंदी थी वो नहीं हो पा रही थी। फाइनली 6 मई 2025 को यह बात हुई और इस पर सहमति बनी कि अब इस पर जो है सिग्नेचर किया जा सकता है और इसको परमानेंट रूप दिया जा सकता है। अब इसमें जो हम लोग चीजों को देखेंगे वो एक एक करके देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर जो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में यह इतना चर्चा का विषय बना हुआ है और इतना महत्व इसको दिया जा रहा है, कुछ महत्व पर हम दो बिंदु पर डाल लेते हैं। एक तो दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा और व्यापार यह जो है अभी जो भारत और इंग्लैंड के बीच में 56.7 यानी कि 56.7 बिलियन यूएस डॉलर का ये जो ट्रेड होता है हम लोगों के बीच में, इसको 2030 तक यानी मात्र 5 साल के अंदर में दुगना कर देना और ये जो है हर वर्ष 34 अरब डॉलर के आसपास में इसको बढ़ाते रहना है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। दूसरी बात कि यह यूके के जीडीपी में 6.5 बिलियन यूएस डॉलर की वृद्धि करेगा। यहां देखते हैं कि भारत से जो ब्रिटेन को सामान निर्यात किया जाएगा उसमें कौन कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि भारत को लाभ होने वाला है और ब्रिटेन के लोगों को वो उत्पाद आसानी से भी मिल जाएगा सस्ते दाम पर। तो एक तो है हमको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसमें आज भी हमारे जो जीडीपी है उसमें कृषि का बहुत महत्व है। अब इसमें हम लोग अगर देखें तो भारत पूरे विश्व में कृषि उत्पाद जो है उसका 36.63 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात करता है, का एक्सपोर्ट करता है, मतलब जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना इसको ये 36.63 बिलियन यूएस डॉलर का ये एक्सपोर्ट करता है और ब्रिटेन जो है वो 37.52 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन देखिए जितना भारत एक्सपोर्ट करता है उससे करीब उससे थोड़ा ज्यादा करीब करीब जो इंग्लैंड है वो इंपोर्ट करता है।
अब भारत जो है ब्रिटेन को इसके जो 37.5 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट है, उसमें केवल 811 मिलियन US डॉलर कंट्रीब्यूट करता है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर काफी उम्मीद है कि अगर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में भागीदारी बन जाए, सहमति बन जाए, तो इस अमाउंट को हम लोग काफी हद तक बढ़ा सकते हैं और इसमें भी वृद्धि होगी और इनका जो है, इनमें हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। इसके अलावा जो भारतीय जो फूड प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पर करीब करीब 95% पर ब्रिटेन जो है शून्य शुल्क लगाएगा, यानी कि जीरो टैरिफ लगाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब इससे क्या होगा कि इंडिया के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, प्लस में जो फूड प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट्स होंगे, उनके भी इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करने और वहाँ पर इंपोर्ट करने वाले को सुविधा होगी और लोगों को वहाँ पर सस्ते दाम पर भारतीय प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकेंगे और भारत में किसानों को भी फायदा होगा। अब बात है कि जो डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध वगैरह जो है, पनीर है, तो भारत में भी बहुत बड़ा खपत है। तो या फिर जो एडिबल ऑयल्स वगैरह है, तो ये सब पर ये इन सबको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ताकि ऐसा नहीं हो कि निर्यात के चक्कर में भारत के लोगों को ही इसकी किल्लत हो जाए और उनको ये चीज नहीं मिले। उसी तरह से हम देखते हैं वस्त्र के लिए, तो ये टेक्सटाइल और ये परिधान, मतलब आप इंग्लिश में अगर समझते हैं तो गारमेंट्स, इसका जो ब्रिटेन कुल इंपोर्ट जो करता है वो 26.95 यानी कि 27 बिलियन US डॉलर का ये इंपोर्ट करता है। और भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो करीब करीब 37 का। तो आप समझिए कि ये 37 का एक्सपोर्ट करता है और ये 27 का इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया ब्रिटेन को केवल 1.7 बिलियन US डॉलर का ही एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि अगर इसमें जो जीरो टैरिफ अगर मिल जाता है और न्यूनतम जो शुल्क लगता है, तो इसमें जो है काफी भारत को फायदा होगा। और इससे हम जो बांग्लादेश है या और भी जो कंट्रीज हैं, हमारे कंटेंडर्स हैं जो यहाँ पर सप्लाई करते हैं, उनसे हमको मुकाबला करने का भी मौका मिल जाएगा। तो एक तो ये बात हुआ। फिर इसके बाद में अगर हम आते हैं इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी देखते हैं कि ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीब करीब 194 बिलियन US डॉलर का, और जबकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है 77.79 यानी कि 78 बिलियन US डॉलर का। लेकिन ब्रिटेन को केवल 4.28 बिलियन US डॉलर को ही ये भारत जो है ब्रिटेन को भेज पाता है। इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि ये सारे मामले हैं जहां पर कि अगर केवल टैरिफ में रिफॉर्म हो जाए और जीरो पॉइंट मतलब जीरो टैरिफ मिल जाए या मिनिमम टैरिफ मिल जाए, 5%, 10% जो भी है, तो उस परिस्थिति में भारत का एक्सपोर्ट जो है वो काफी आगे बढ़ सकता है। वैसे भी हमारा पिछले साल एक्सपोर्ट 800 बिलियन US डॉलर से आगे बढ़ चुका था, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके बाद फार्मा, भारत का फार्मा इंडस्ट्री भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी देख रहे हैं ब्रिटेन पूरे विश्व से 30 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करता है और हम पूरे वर्ल्ड को 23.3 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि ब्रिटेन जो है भारत से केवल 1 बिलियन US डॉलर ही दवा खरीदता है। तो यहाँ भी बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, पोटेंशियल है, जिसमें कि हम लोग
और इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखते हैं तो इसी तरह से हम केमिकल में भी देखते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब भारत जो एक्सपोर्ट करता है और ब्रिटेन जो इंपोर्ट करता है, उसमें काफी का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज काफी है। यहाँ पर फिर हम लोग जेम्स और जो ज्वेलरीज है उसमें देख रहे हैं कि ब्रिटेन का जो है इंपोर्ट है वो 3 बिलियन US डॉलर का है, और जबकि भारत जो है ब्रिटेन को केवल 400 मिलियन US डॉलर का ही ये एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ भी चीजें जो हैं ये काफी, अगर 0% जो जो सहमति बनी है और इस पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। हस्ताक्षर हो गया है, रेटिफिकेशन बाकी है, तो रेटिफिकेशन हो जाता है तो ये काफी फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा एक और बात है, जो यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि इसी मामले पर हम शुरू में ही बताए कि इसी मामले पर काफी देरी हुई। अब भारत से प्रोफेशनल्स के रूप में जाने वाले बहुत तरह के लोग हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों चाहे जो भी इंजीनियर्स हों, उसके अलावा टीचर्स हैं, उसके अलावा जो योगा सिखाते हैं वो हैं, शेफ्स हैं, या फिर और भी कई तरह के जो ये प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर जाते हैं। उनको वहाँ पर किस तरह का फायदा होगा, इस पर जो बात है ये उस पर चल रही थी। अंत में इसमें हमको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये इस पूरे एग्रीमेंट का एक ग्रे एरिया है, क्योंकि यहाँ पर केवल जो ये छूट मिला है, और छूट क्या मिला है कि इनको 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी चार्जेस नहीं देना होगा। इससे 3 साल तक उनके सैलरी का 20% करीब करीब बचेगा, जिससे कि उन पूरे जो पेशेवर जो प्रोफेशनल जो जाएंगे उनका 4,000 करोड़ करीब करीब सेव होगा। तो ये, लेकिन यहाँ तक जो है कोटा कर दिया गया है, और वो 1,800 ही पर ईयर कोटा कर दिया गया है। और इसमें केवल योगा जो टीचर्स हैं उनको, और प्लस में संगीतकार जो हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए किया गया है। इसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या अदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों को बहुत ज़्यादा अभी फायदा नहीं है। देखा जाए कि बाद में शायद इस पर काम हो। इसी तरह से इस पर हम लोग फूड प्रोसेसिंग वाले पर तो बात कर ही चुके हैं, जिस पर कि 9 फूड प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उसके 99.7% प्रोडक्ट्स पर अभी जो 70% का जो लगता है उसको घटाकर 0% कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इस पर जो है फायदा होगा। इसी तरह से जो सी प्रोडक्ट्स हैं, तो सी प्रोडक्ट्स में भी अगर आप देखिए तो भारत से ये ब्रिटेन को जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें मतलब काफी कम ये कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ब्रिटेन 5.4 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करता है, और इंडिया का उसमें कंट्रीब्यूशन 2.5% से भी कम है। तो इसमें हम लोग काफी अभी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि ब्रिटेन का वैसा सामान, ब्रिटेन से वैसा जो प्रोडक्ट्स है जो भारत भेजा जाएगा, यानी कि भारत जो आयात करेगा, वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि भारतीयों को सस्ता मिलेगा और ब्रिटेन के एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। तो इन लग्जरी कारों पर जो है अभी वर्तमान में 100% या किसी किसी पर 120% तक का टैरिफ लगता है। यानी कि वहां से जो कारें आती हैं अगर 2 करोड़ की, तो यहाँ पर 4 करोड़ में बिकेंगी। तो इस पर अब क्या किया गया है
कि भारत इसको फेज्ड मैनर में जो है, पहले तो ये 120% और 100% वाला को जो है, इसको काफी कम कर दिया जाएगा और इसको 75% पर ला दिया जाएगा। अब ये 75% पर लाने से ये कम हो जाएगा और इसको और फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके इसको 60 50-60% पर करीब करीब लाया जाएगा। और ये जो जगुआर, लैंड रोवर और भी इस तरह के जो भी गाड़ियां होती हैं, लग्जरी मानी जाती हैं, काफी इंडिया में जो रिच सेक्शन है उसमें इसकी काफी मांग भी रहती है, तो ये अब सस्ती मिलने लगेंगी। ठीक है। हालांकि इस पर जो है 20,000 का कोटा किया गया है कि 20,000 के बाद ये टैरिफ लागू नहीं होगा। अब ये जो है हमको 15 वर्ष में अचीव करना है। तो ऐसा भी बात नहीं है, एक तो कि भारत का जो जनरल क्लास है उसमें ये गाड़ी की खपत बहुत अधिक है, तो बहुत ज्यादा इससे कुछ इंडिया को फायदा होगा ऐसा लगता। दूसरा प्रोडक्ट है विस्की या स्कॉच। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर अभी वर्तमान में भारत द्वारा 150% का टैरिफ लगाया जाता है। इसको जो अभी समझौता हुआ है उसमें यह सहमति बनी है कि इसको 150% से घटाकर 75% पर लाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई चीज आपको 100 रुपया में मिल रहा है और उस पर टैरिफ लगने के बाद 175 रुपया टैरिफ जो लगेगा वो आपको 275 में मिल रहा है। तो जाहिर है कि अगर 75 ही लगेगा, 75% ही अगर लगेगा, पहले साल की ही बात कर लें, तो कितना में मिलेगा ये 175 में मिलेगा। तो ये तो फायदा होगा और इसको अगले 10 वर्षों में और कम करके फेज्ड मैनर में 40% तक इसको लाया जाएगा। इस पर भी जो जो ब्रांडी है, रम है, ये सब पर कम किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटिश चॉकलेट्स, बिस्किट, फिशेज हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, पर्सनल केयर हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उन पर भी जो है काफी कम यहाँ पर टैरिफ लिया जाएगा और इससे जो है इन सभी प्रोडक्ट्स को फायदा होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत और ब्रिटेन दोनों को ही इस एग्रीमेंट से फायदा होने वाला है। और देखिए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ये दोनों देशों के लिए कई तरह के एवेन्यूज भी लाते हैं। एवेन्यूज आप समझिए ऐसे कि हम ब्रिटेन से समझौता किए और अभी आपको पता है कि ट्रम्प साहब डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं इंडिया से एग्रीमेंट करने के लिए। उधर उनकी नज़र यूरोपियन यूनियन पर भी है। अब इस एग्रीमेंट के साइन होने से अमेरिका को भी लगेगा कि हमको भी करना चाहिए। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने कंट्रीज के साथ होंगे उतना ही हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि जब हम टैरिफ कम कर रहे हैं या दूसरे देश हमसे जब टैरिफ कम कर रहे हैं हमारे लिए, तो जाहिर है कि उनका भी इनकम घट रहा है, हमारा भी इनकम घट रहा है और दोनों में एक उद्देश्य क्या है कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, सर्विसेज को बढ़ाना। तो ये सारा चीज तब तक फायदेमंद नहीं होगा जब तक कि इसका फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम जो है वो नहीं बढ़े। तो हम अभी ब्रिटेन के साथ किए, हम आगे यूरोपियन यूनियन के साथ में करेंगे, हम आगे फिर अमेरिका के साथ में करेंगे। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुलते जाएंगे और एक तरह से जो है एक ग्लोबल विलेज जैसा हो जाएगा कि हम कहीं भी सामान भेजें, कहीं से भी करें, हमारा जो कॉस्टिंग आएगा सो आएगा, प्लस में टैरिफ के नाम पर फिर जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर भी खर्च होगा
जो टैरिफ आएगा वो कम होगा, उसके कारण से बहुत नुकसान नहीं मिलेगा। अब देखिए, भारत एक उभरता हुआ इकोनॉमी है, और पॉपुलेशन भी इसका एक स्ट्रेंथ है। एक तो हाई ग्रोथ यहाँ पर है, आप ये देख रहे हैं। और आगे 2030 तक ये 60 मिलियन यहाँ पर केवल मिडिल क्लास होंगे, जिनका परचेजिंग पावर जो है वो काफी बढ़ेगा, और उनका 1.4 ट्रिलियन पाउंड तक इनका ये डिमांड जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, और इसके लिए चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, सभी लोग जो हैं ये अ, इंडिया के साथ वो जुड़ना चाहेंगे। इसके अलावा एक और फायदा होगा कि अब मान लीजिए ब्रिटेन का कोई उद्योगपति है, अब उसको अगर लगेगा कि ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग करना कॉस्टली है, वहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कुछ भी है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पर अगर उसको महंगा पड़ता है, तो वो एक ऑप्शन तो है कि इंडिया में वो आकर यहाँ पर प्रोडक्शन करे, और यहाँ पर उसको चीप अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, लोन हुआ, जमीन हुआ, बिल्डिंग्स हुआ, सड़कें हुई, चीप लेबर हुआ, तो वो प्रेफर करे, यहाँ बनाने से प्रेफर करेगा कि यहाँ बनाकर, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगे यहाँ पर भेज दे, टैरिफ तो कम ही लगेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जैसे कंट्री में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर वगैरह ने आप इसके बाद में जो बात बोली है, उस पर यह बात कहा गया है कि मेक इन इंडिया टाइप का जो प्रोग्राम है उसको भी ये बढ़ावा देगा। तो इस तरह से चीजें जो हैं काफी आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अ, जो भी अ, इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रिटेन से ये समझौता करना हमारे लिए और भी तरह से फायदेमंद है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूरोप में भेजने का एक गेटवे बन सकता है, एक प्रवेश द्वार बन सकता है। और वहां से जो है हम चीजों को यूरोपियन मार्केट में भी पहुंचा सकते हैं। इससे हमको फायदा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें हम ये एक जो एग्रीमेंट है, इसमें इसमें एक रूल्स ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, रूल्स ऑफ ओरिजिन है। इसमें क्या कहा गया है कि ये सब देखिए, जब इम्पैक्ट या इफेक्ट पूछेगा ना मेंस में, तब आप इसको लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो क्लॉज लगाया गया है, इसमें क्या है कि अभी हम क्या बोले कि ये मैन्युफैक्चरिंग वाली बात, इसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन इसको ये बांध देता है कि ये अगर उद्योगपति चाहेगा अगर कि चाइना से सामान लाकर और यहाँ पर हम पैकेजिंग करके और फिर ये ब्रिटेन में भेज दें, तो इस पर टैरिफ इस एग्रीमेंट के अनुसार नहीं लगेगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। अ, भारत जो है इस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करीब करीब 13 कंट्रीज के साथ में ये कर चुका है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस, इन सभी के साथ कर चुका है। उसी के साथ में आसियान वगैरह के जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी कर चुका है। और भारत का जो ग्लोबल ट्रेड है वो काफी बढ़ रहा है। हालांकि हमारा सबसे ज्यादा जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो अमेरिका के साथ होता है, उसके बाद चाइना है,
उसके बाद यूएई है, और उसके बाद सऊदी अरबिया है। तो अगर हम ये चार को करें, पांचवा पर रसिया आ जाता है। तो ये सब जो है पूरा चीज अभी भारत में जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ट्रेड कॉमर्स हमारा काफी आगे बढ़ेगा। ठीक है। और आगे अगर इस पर अपडेट होता है, अब तो इसमें हम बताएं कि अभी इसमें 1 साल का करीब करीब समय लगेगा, क्योंकि इसको दोनों देशों की संसद से रेटिफाई भी होना है, और रेटिफिकेशन के बाद ही ये लागू होगा। तब तक हम लोग अगर कुछ इस पर अपडेट आता है तो फिर हम लोग अपडेट करेंगे।